चलिए पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से जवाब देना है ताकि हमें ये पता लग सके कि भाई अंडरस्टैंडिंग है कितनी। पोल आपके सामने आएगा, 30 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, है ना। नए पुराने हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है और गलत ही जवाब दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ 57% लोग। चलिए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए है यानी कॉलम ए है और कॉलम बी है। किस बारे में है? मैच द आइटम्स अबाउट कंपोनेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन लिस्ट 1 and 2, यानी रचनात्मक चिंतन के घटकों और विवरण के बारे में आपको जो आइटम्स कह लीजिए यहाँ पे, या फिर जो सूची है, सूची 1 सूची 2, दोनों को मैच करना है कि रचनात्मक चिंतन के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कौन सा एक सही है, बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है फ्लुएंसी। हमें पता है, ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है सालों साल से। FFOE, फफोई बोल देते हैं हम इसको। FFOE, ये 4 जो है ये एलिमेंट्स हैं, जेपी गिलफर्ड ने दिए थे। किसके एलिमेंट्स हैं, किसके तत्व हैं? ये क्रिएटिव थिंकिंग के तत्व हैं, यानी रचनात्मक चिंतन के तत्व हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लुएंसी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, O फॉर ओरिजिनलिटी, E फॉर इलैबोरेशन। ये निमोनिक है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद रख सकते हैं। अब इनको मैच करना है कि फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, कई साल पहले, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी पे एक क्वेश्चन मैं कई बार से देख रही हूँ सीटेट में आ रहा है, तो उसके लिए एक मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने तैयार किया गया है ताकि आप सॉल्व कर पाए। 41% लोग सही जवाब पे पहुंच पा रहे हैं। फ्लुएंसी का मतलब ही होता है धारा प्रवाहिता, यानी प्रवाह से, यानी धारा बह रही है किसकी? विचारों की। तो आइडियाज आपके दिमाग में बहुत सारे आते हैं, ये क्रिएटिविटी की निशानी है। तो फ्लुएंसी बोले तो शिफ्टिंग नहीं, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, इसको फ्लुएंसी कहते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना, है ना। तो फ्लुएंसी का मतलब, प्रवाह का मतलब है यहाँ पे नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता को। धारा प्रवाहिता यानी प्रवाह में बह रहे हैं विचार, इतने विचार आ रहे हैं आपके पास किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के या कुछ नया बनाने के लिए। बात तो सही है। तो फर्स्ट का डी सिर्फ या तो बी ऑप्शन में है या फिर हमारा यहाँ बी और डी ऑप्शन में है। ये तो पहले हट गए दोनों ऑप्शंस, क्योंकि फर्स्ट के साथ ए तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंसीविंग समथिंग न्यू, ये एक डिफरेंट चीज है। कंसीविंग समथिंग न्यू का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना, वो है ओरिजिनलिटी, मौलिकता, कुछ डिफरेंट सोचना, कॉपी नहीं करना। तो ये तो थर्ड के साथ ए जाएगा, और थर्ड के साथ ए कहां है? हमें दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो इसका मतलब यही सही है। फिर भी हमें सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे भाई। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन, एक आइडिया काम ना करे दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इजीली, यानी परिप्रेक्ष्य को आसानी से बदलना लचीलापन कहलाता है, कि एक चीज पे अटके नहीं हुए हैं, रिजिड नहीं है। अगर एक चीज काम नहीं करेगी दूसरे आइडिया पे जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ गई, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इजीली। ओरिजिनलिटी पहले से ही है, कुछ नया सोचने को ही मौलिकता कहते हैं, कॉपी करना तो नहीं है। इलैबोरेशन क्या है? इलैबोरेशन अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडिया। विस्तार का मतलब ही है जो आपके पास आइडिया है उसको और इलैबोरेट करना, उसको और विस्तार में जानना और कुछ नया क्रिएट कर देना, ये इलैबोरेशन है। और ये चारों मैच हो रहे हैं डी ऑप्शन में, और ये आपके 4 एलिमेंट्स भी हैं क्रिएटिविटी के। इस पे डी फॉर धोखा, बहुत बढ़िया इनके गुप्ता। चलिए आ जाइए, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। डिस्कवरी, नए क्वेश्चन हैं कुछ, ध्यान से पढ़िएगा। डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर द एरिया, यानी खोज अधिगम किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत एक दृष्टिकोण है। डिस्कवरी लर्निंग क्या है? स्पाइरल करिकुलम की जो बात करता है उसी के बारे में है, ठीक है ना। अगर डिस्कवरी लर्निंग की बात करें, यानी बच्चा जहां डिस्कवर करे, जहां बच्चा इंडिपेंडेंट है, बच्चा एक्टिव है, और जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन या वो मेथड जो है वो बेस्ट है। जहां बच्चा सक्रिय है, जहां बच्चा डिस्कवर करेगा, बच्चा क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। और ये किसने दिया था? याद कीजिए, ब्रूनर ने। डिस्कवरी लर्निंग की बात जेरोम ब्रूनर करते हैं, है ना। एज सच हम डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं ब्रूनर को, बट मैं कर लेती हूँ डिस्कस एक चैप्टर में, ठीक है ना। तो ब्रूनर की अगर मैं बात करूं, जेरोम ब्रूनर की, ब्रूनर, ठीक है जी, तो जेरोम ब्रूनर की अगर मैं बात करूं तो डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर द एरिया ऑफ, खोज अधिगम किसके अंतर्गत आता है? तो जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं, यानी संज्ञान, दिमाग की बात करते हैं। स्पाइरल करिकुलम के प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ करके पढ़ाओ, एक क्लास से दूसरी क्लास में चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इसी को वर्तुलाकार पाठ्यचर्या या स्पाइरल करिकुलम कहते हैं, कि प्रीवियस नॉलेज पे नई नॉलेज बिल्ड हो, है ना। वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, मतलब हाँ, वो रचना पे या बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस रखते हैं, लेकिन कैसे? कंस्ट्रक्शन पे, दिमाग, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं हम उनको, है ना। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक रचनावाद
कहेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो वाइगॉस्की हैं, आपको पता है कि वो समाज में ग्रुप में जब बच्चे सीख रहे होंगे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? प्याजे हैं, जो ये कहेंगे नहीं रेडिकली बच्चे की एक्टिविटी होल सोलली ज्यादा जिम्मेदार है, बच्चे की एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज से, ये प्याजे कह रहे हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टर्स की बात एज सच हम नहीं करते हैं, सिलेबस में भी नहीं है और ना ही बनता है। तो संज्ञानात्मक रचनावाद है जिसकी बात ब्रूनर करते हैं, जिसके अंदर खोज अधिगम आता है कि बच्चे डिस्कवर करें, खुद से खोज करें, एक्सप्लोर करें, अन्वेषण करें और जान सकें। तो इसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रूनर की बात होती है, डिस्कवरी लर्निंग उन्होंने दी है, और वो कॉग्निटिविस्ट हैं एक तरह से, वो संज्ञान को, मानसिक प्रक्रिया, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे फोकस करते हैं। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, पूछा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि घुमा फिरा के नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हम करके चलेंगे जिसमें थोड़ा नए क्वेश्चंस को देख के सर में दर्द हो, क्योंकि अभी पेपर में इतना समय है कि थोड़े नए क्वेश्चंस को भी हम टैकल करें। अदरवाइज काम आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी चल जाएगा, है ना, लेकिन दोनों ही तरह के क्वेश्चंस हम करते हुए चलेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की के अनुसार, अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद स्कैफोल्डिंग, एक स्टूडेंट को मचान दी गई, टेम्परेरी हेल्प दी गई, अस्थायी मदद, टू मास्टर द टास्क, ताकि वो एक टास्क को, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, उसको हेल्प दी गई। लेटर इफ द स्टूडेंट इज एबल टू कंप्लीट द टास्क अगेन आफ्टर रिमूविंग द स्कैफोल्डिंग, अब बाद में बच्चा खुद से उस टास्क को कंप्लीट करने के लायक बन गया है, अगर कोई मदद ना दे तब भी, यानी पहली बार जब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था मान लीजिए, या जहां उसको दिक्कत हो रही थी, अटक रहा था, तो उसको मदद दे दी गई, एक स्टेप सॉल्व करके टीचर ने दिखा दिया या समझा दिया उस क्वेश्चन में, फिर वो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएगा बिना मदद के। या शुरुआत में जब आपको साइकिल चलाना सिखाया जाता है, पीछे से पकड़ते हैं पेरेंट्स, एक टाइम के बाद जब आप सीख जाते हैं तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बात ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट इज एट, यानी यह किस चीज को दर्शाता है कि बच्चा कहां है, जोन ऑफ प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट पे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ZPD का मतलब प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, अनुपातिक थोड़ी होता है ना। बेहतर हूं अंजलि अभी। जोन ऑफ प्रोमिनेंट डेवलपमेंट, प्रमुख विकास का क्षेत्र, प्रोमिनेंट डेवलपमेंट भी हमने नहीं पढ़ा वाइगॉस्की में, अभी वाइगॉस्की से क्वेश्चंस भी किए थे 2-3 दिन पहले। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हाँ ये तो हमने वाइगॉस्की में पढ़ा है। जोन ऑफ परमानेंट डेवलपमेंट ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है। और ZPD क्या होता है, यहां पे यही तो कहा गया है, स्कैफोल्डिंग दी गई और बाद में स्कैफोल्डिंग को हटा लिया गया तो बच्चा खुद से करने लगा। और ZPD क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, ZPD वो दायरा है जहां कोई काम आप किसी की मदद और बिना मदद के कर सकते हैं, यानी जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का डिफरेंस ZPD है। ये मैंने शायद इसमें भी आपके सामने एक डायग्राम से समझाया होगा, है ना। देखते हैं एक बार, मैं आपको ये दिखा देती हूं। देखिए भाई, नाम तो ZPD ही रहेगा ना, वाइगॉस्की ने प्रॉक्सिमल की बात की है ना, परमानेंट की बात तो नहीं की, प्रोपोर्शनल की बात तो नहीं की। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, एक दायरा है जो बच्चा खुद से कर सकता है, एक दायरा है जिसमें मदद की जरूरत होगी और फिर वो खुद से करना सीख जाएगा, यानी यहां तक के विकास की संभावना उसकी है, इसके बाहर वो नहीं कर पाएगा। अब यहां तक का विकास मदद और बिना मदद दोनों से करना सीख गया, इसका मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट संभावित विकास के क्षेत्र में ही तो है बच्चा, जहां गाइडेंस और बिना गाइडेंस दोनों के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो आसान सी बात है, इसमें कुछ अटकने वाली बात थी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखिएगा और समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है इफ अ चाइल्ड इज एबल टू रीअरेंज or reshape the given object based on the previous knowledge possessed by him, the type of child identified here is। यदि कोई बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर दी गई वस्तु को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है या उससे कुछ नया बना दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पे आपने बच्चे को ये रबर बैंड दिया, ठीक है ना, इस रबर बैंड के बारे में उसको जो भी आता था या उसने देखा था कि ये इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये शेप चेंज कर लेता है, वापस से अपनी शेप में आ जाता है, तो वो अगली बार इससे कुछ 8 बना के दिखा देगा आपको, है ना, या फिर इसको नए तरीके से रीअरेंज करके दिखा देगा, यूज करके दिखा देगा, किसी चीज पे लगा के दिखा देगा। ये क्या है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया तरीका ढूंढ रहा है बच्चा किसी काम को करने का। ये तो मैंने बहुत हल्का सा एग्जांपल दिया, सस्ता सा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपने बच्चे को कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से सिखाया, उसने इस बार झोपड़ी की शेप बना दी उन सब ब्लॉक्स को यूज करके, अगली बार बाइक की शेप बना दी उन ब्लॉक्स को यूज करके, उन पीसेस को यूज करके। तो जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रीअरेंज कर पाएगा, रीशेप कर पाएगा, कुछ नया बना पाएगा, इसका मतलब बच्चा क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड है, कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, कुछ नॉवल करने की
क्षमता, कुछ ओरिजिनल करने की, मौलिक करने की क्षमता जो है बच्चे में है, अपने जो भी ज्ञान उसको आता है, जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर कुछ नया रचने की क्षमता है, इसलिए रचनात्मक कह रहे हैं हम उसको। प्रतिभाशाली है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा हो, जो दूसरे बच्चों से जल्दी से सीख ले, आईक्यू ही 120 130 प्लस है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। स्लो लर्नर नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर वो है जो धीमे सीखता है, बाकियों से उसको समय ज्यादा लगता है। एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा वो होगा जितना जो लेवल उसका होना चाहिए, जहां वो उतने पे नहीं है, उससे पीछे है। यानी अगर उसको लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए था तो वो बाकी बच्चों को आ गया, उसको नहीं आया। जिस स्टेज में आ जाना चाहिए था वो 7th में आ गया, लेकिन 6th की चीजें भी नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे रह गया एजुकेशनली। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि क्रिएटिव है बच्चा, यहाँ पे पीछे या गिफ्टेड की कोई बात है नहीं, क्योंकि आईक्यू की कोई बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ जल्दी सीख लेता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द चाइल्ड हैविंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज टर्म्ड एज, यानी जिस बच्चे को गणितीय गणना में समस्या होती है तो उसको क्या कहेंगे। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो समस्या है कि बच्चे को गणित में गणना करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसको हम क्या कहेंगे। डिसग्राफिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसनोमिया कहेंगे, या डिसअर्थरिया कहेंगे, बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा जवाब आपका डिसकैलकुलिया कहेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। डिसग्राफिया होता है राइटिंग रिलेटेड, ग्राफ बनाते हैं आप अपनी पेंसिल से, हाथ से, है ना, तो राइटिंग से रिलेटेड डिसग्राफिया होता है। डिसकैलकुलिया होता है मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन से संबंधित समस्या जो है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। राइटिंग से संबंधित डिसलेक्सिया, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है ना। डिस्नोमिया वगैरह आता नहीं है। डिस्नोमिया में होता है कि आपका नाम याद रखने की क्षमता, बार बार नाम का भूलना या इस तरह के डेटा का भूलना, वो डिस्नोमिया में आ जाता है, बट ये आपसे नहीं पूछता सीटेट लेवल पे कहीं भी या इवन किसी भी पेपर में। तो डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो ये कैलकुलिया है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, डिस्फेजिया पूछ लेता है कई बार कि भाषा को समझने में दिक्कत, डिस्फेजिया या फेजिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, LD, learning disabled children are apparently not distinguished from other children in their, थोड़ा सा सर में दर्द होगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ध्यान से जवाब दीजिएगा। सीखने में अक्षम बच्चे को स्पष्ट रूप से अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जा सकता है उनके डैश के कारण, यानी हम कई बार लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को पहचान नहीं पाते, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, किस वजह से हम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को, एक बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, और कुछ समस्या है, टोपिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूज में नहीं आता, आपका डिस्फेजिया है, ये सारी चीजें हैं, अगर बच्चे को कई बार पहचान में नहीं आता। आप वो मूवी याद कीजिए तारे जमीन पर, हम बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो दिखने में भी नॉर्मल बच्चे जैसा ही है। वो जो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर जिसमें आमिर खान है, तो पहचान में नहीं आ रहा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। सब कह रहे हैं इसका तो पढ़ने में मन नहीं है, ये तो बहानेबाज है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई आईक्यू उसका 20 हो, 25 हो, या आईक्यू इतना कम है उसका कि पता नहीं लगता। इनका एवरेज आईक्यू होता है बच्चों का, ऐसा नहीं है कि इनका आईक्यू कम होगा इसलिए आप पहचान पाओगे, तो आईक्यू की समस्या नहीं होती। दूसरा, देखने में पता नहीं लगता। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को पहचानना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी को कोई और डिसेबिलिटी है, जैसे देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, ये सब चीजें पता लग जाता है, या आईक्यू की दिक्कत है तो वो भी टेस्ट करा के पता लग जाएगा इजीली। लेकिन डिसलेक्सिया वाले बच्चे कई बार, या उसकी एक्टिविटीज से पता लग जाएगा, लेकिन डिसलेक्सिया वाले बच्चे या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं, चाहे वो डिसकैलकुलिया हो, डिसलेक्सिया हो, इन सबको पहचानने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, एक तो नॉर्मल बच्चों के जैसे ही दिख रहे हैं, और दूसरा आईक्यू भी एवरेज आईक्यू होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल एबिलिटी, देखिए मेंटल एबिलिटी की यहाँ पे बात एज सच, मेंटल एबिलिटी से तो पता लग जाएगा जब वो एक्टिविटी कुछ करेगा या उसकी नोटबुक देख करके आप आइडिया लगा लेंगे। आईक्यू स्कोर्स एंड मेंटल एबिलिटी, आईक्यू स्कोर तो सही था, लेकिन मेंटल एबिलिटी का तो पता, अगर मेंटल एबिलिटी का पता लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को लिखने में या इस कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो मेंटल एबिलिटी से तो आप पहचान लेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगेन इससे तो पता लग जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको दिक्कत आती है एट टाइम्स, तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, फिजिकल अपीयरेंस एंड आईक्यू स्कोर्स। इसमें आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, यानी बच्चा जैसा दिखता है, वो ईशान अवस्थी को याद कीजिए तारे जमीन पर में, देख के थोड़ी पता लगता है इस बच्चे को कोई दिक्कत है। एंड आईक्यू स्कोर्स, यानी आईक्यू का जो स्कोर है, तो ये एवरेज आईक्यू इनका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इनका आईक्यू कम ही होगा, ये नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, बस इनकी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग डिफरेंट होती है नॉर्मल बच्चे से, वैसे नहीं पता लगेगा देखने में या आईक्यू स्कोर में, है ना। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि का स्तर, तो बुद्धि के स्तर में कमी नहीं होती इन बच्चों के, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, देखो मेंटल एबिलिटी से पता चल जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस से बेशक ना चले, ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, जवाब दीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन अपर मिडिल क्लास ऑफ लैंग्वेज ट्रांजैक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ टीचर दैट अ चाइल्ड ऑफ 8th स्टैंडर्ड faces difficulty in reading text material
here the type of evaluation helps to tolerate the weakness in teaching learning process is, यानी भाषा के लेन देन के एक उच्च मध्यम वर्ग में, यानी मिडिल क्लास से मतलब यहां पे मिडिल स्कूल क्लासरूम की बात हो रही है, यानी एलिमेंट्री क्लास की बात हो रही है। मिडिल क्लास का मतलब यहां पे ये है ना। तो 8th क्लास का बच्चा है, उसको 8th क्लास के बच्चे को डिफिकल्टी है मटीरियल को पढ़ने में। अब जो किस तरह का, किस टाइप का इवैल्यूएशन हम बच्चे का लें जिससे पता लग सके कि वो उसकी वीकनेस है कहां। तो वीकनेस को जानने के लिए किस तरह का टेस्ट लेंगे हम, इवैल्यूएशन कैसा होगा? सम्मेटिव तो परफॉर्मेंस के लिए होता है कि कितने % उसको आता है, कितना उसको आता है, इसके लिए सम्मेटिव या ऐसे कहते हैं हम, योगात्मक, है ना। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ये जजमेंट बेस्ड होता है, ना कि हमें वीकनेस बताने के लिए, ठीक है ना, कितना सीखा है ये बताने के लिए। तो सम्मेटिव तो नहीं होगा। इंटरनल एक्सटर्नल का कोई सेंस यहां बनता नहीं है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी रचनात्मक मूल्यांकन, ये फीडबैक के लिए होता है, ये बात हमें पता है। एफए जो होते हैं वो फीडबैक के लिए होते हैं, प्रतिपुष्टि के लिए होते हैं कि बच्चों को कितना आता है, कहां समस्या है, कैसे हम उसको बेहतर कराएं, वीकनेस का पता लगेगा। तो ये फीडबैक का पता हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन से लगता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है? ये तो प्याजे का क्वेश्चन है, आसान सा। ये क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहते हैं पियाजे की स्टेज में। SPCF, ये 4 आपके स्टेजेस हैं पियाजे के। सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव जो है आपका वो फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं। ये निमोनिक है, हमने बहुत साल पहले बनाया था। आजकल बहुत सारी लोकल बुक्स भी इसको यूज करती है, यानी अलग अलग स्टेट्स में लोग जो है जो बुक लिखते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी ये यूज करते हैं। बट इनिशियली ये ओरिजिनली सबसे, अगर आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे आज से 4-5 साल पहले के भी, तो ये बहुत पहले का निमोनिक है जो क्रिएट किया था हमने। मेरा ये तरीका है निमोनिक के थ्रू डिस्कस करने का, चीज़ें याद रहती हैं आसानी से, है ना। टेक्निक है निमोनिक बेसिकली। ये टेक्निक मैंने इजाद नहीं की है, बट ये निमोनिक्स मैं बहुत बार बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़। तो आप भी ये अपने पढ़ाई लिखाई में यूज करिएगा, ठीक है। देखिएगा, तो प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश विच रेफर्स टू टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स, यानी किसी सिचुएशन के सिर्फ एक पहलू पे ही ध्यान है, इसको हम सेंट्रेशन कहते हैं। कि आपका ध्यान सेंटर्ड है, केंद्रीकरण हो गया है, आप सिचुएशन के बाकी पहलुओं को भूल ही जा रहे हैं। यानी कि जब आपका ध्यान है कि बॉटल जो है कांच की है, तो बस इसी पे ध्यान है कि ये बॉटल ट्रांसपेरेंट है, इस बात पे ध्यान नहीं है इसकी शेप क्या है, इसमें लिक्विड कितना ml आ जाएगा, है ना, ये इसका एरिया क्या होगा, व्हाटएवर, सरफेस एरिया, व्हाटएवर, वॉल्यूम क्या है, इन सब पे ध्यान नहीं, बस आपका ध्यान है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे। इसका मतलब जब आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, आसान एग्जांपल लेती हूं, बच्चे के टाइम पे जब हम छोटे होते हैं, यानी 2 से 7 वर्ष में, हमें लगता है जिसकी लंबाई ज्यादा है वो व्यक्ति बड़ा है ना। अब लंबाई ज्यादा होना और बड़ा होना दो अलग चीजें, क्योंकि बड़े होने के लिए उसकी एज मैटर करेगी और उसकी हाइट जरूरी नहीं है मैटर करे। अब यहां पे लेकिन बच्चे का ध्यान एक चीज पे सेंटर्ड है कि उसकी लंबाई पे, है ना। तो सेंट्रेशन जो है ये गड़बड़ है, मतलब ये एक तरह से लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल थॉट की। ट्रांसडक्शन होता है अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देना, कि मेरी बॉल गोल है, सूरज गोल है, तो मेरी बॉल और सूरज में कोई रिलेशन है ना। कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। डिसेंट्रेशन, यहां पे डिसेंट्रेशन तो 7 से 11 में आता है, ठीक है ना। तो सेंट्रेशन इज दी राइट आंसर यहां पे। ये इस बार पूछा भी हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वो जो एक एग्जाम्पल है ना, एक मिनट रुकना, अभी जो एग्जाम्पल है ना, एक क्वेश्चन है बहुत बार आता है कि 2 ग्लास है, ये पियाजे का बेसिकली ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट भी है ना, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा अच्छी। तो अगर हम बात करें कि 2 ग्लास हैं बराबर के, ठीक है, इसमें से एक ग्लास में पानी या जूस हमने इसमें डाल दिया, जूस जो है वो 200 ml ही है इस ग्लास में भी और इस बचे हुए ग्लास में भी। लेकिन बच्चों को क्या लगेगा, 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, कि इसकी हाइट ज्यादा है क्योंकि, तो इस ग्लास में पानी ज्यादा होगा, जबकि दोनों में बराबर है, बस वो थोड़ा चौड़ा ग्लास है और हाइट उसकी कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, तो अमाउंट तो इतना ही है। क्योंकि बच्चे का ध्यान सेंटर्ड है, सेंट्रेशन की वजह से वो रिवर्स नहीं कर पाता थॉट को, इसलिए रिवर्सिबिलिटी नहीं आती। 7 से 11 में रिवर्सिबिलिटी आती है, इरिवर्सिबल थॉट होता है यहां पे। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो है सेंट्रेशन हो जाता है। क्या करें भाई, क्या दिक्कत आ रही है, देखिएगा एक बार।
कुछ करिए कंचन, कह रही हैं क्या हुआ कंचन, चलो कोई नहीं। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की, अभी पियाजे का अलग से सेशन रख लेंगे। लेव वाइगोस्की बिलीव्ड लर्निंग इज मियर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, यानी सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, अपने अंदर समाहित कर लो, भर लो, रट्टे लगा लो, नहीं, ऐसा वाइगोस्की नहीं कहते। वाइगोस्की हो, पियाजे हो, ब्रूनर हो, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। लर्नर इज अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड्स, यानी शिक्षार्थी को रिवॉर्ड दे करके हम उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। नॉलेज कैन बी, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स इन अ पैसिव मैनर, बच्चा पैसिव निष्क्रिय नहीं हो सकता, पाप हो जाएगा, बच्चे को एक्टिव रहना है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जो पियाजे और वाइगोस्की जिसको मानते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वाइगोस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ब्रूनर। तो ये लोग, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये रचनावादी, जो ज्ञान के रचना पे फोकस करेगा, सृजन पे फोकस करेगा, वो बच्चे को पैसिव नहीं रख सकता। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विल सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी जेडपीडी के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है एक्टिवली, ज्ञान का सृजन संभव है। तो बच्चा सिर्फ डी ऑप्शन में एक्टिव है, जो कि 93% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 10? ये कहता है एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी डू इंडिविजुअल्स रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट दी सोसाइटल लॉज, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय, जस्टिस जरूरी है, ह्यूमन राइट्स जरूरी है, चाहे वो आज के समाज के लॉज के अनुसार, यानी सामाजिक कानूनों को बेशक तोड़ दे कोई बात, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के यदि खिलाफ है तो वो गलत है। यानी आप नियमों से लड़ जाएंगे यदि आपको जो लगता है वो सही है उसके लिए। और आपको जो लगता है वो सही है का मतलब अपने लिए सही नहीं, आपको जो लगता है बड़ी समाज के लिए सही है। जैसे दास प्रथा खत्म नहीं होती यदि, या हम स्वतंत्र भी ना हुए होते यदि किसी ने ये नहीं सोचा होता, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कि जो लॉज लगाए हुए हैं अंग्रेजों ने ये सही नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के ही खिलाफ है। या दास प्रथा, किसी को दास बना के रखना क्या है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लॉज को भी आगे चले जाते हैं, यदि बड़ी जनता का या बड़ी ह्यूमैनिटी के बड़े पार्ट का वर्ग का फायदा हो, उसके लिए आप लॉज से लड़ जाएंगे। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरलिटी कहते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, 6th स्टेज है ये मॉरल डेवलपमेंट की। कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस उन्होंने दी हैं और 3 लेवल दिए हैं, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक स्तर है, इनके भी क्वेश्चंस करेंगे इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, प्रगतिशील से आपको जॉन डुई याद आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो जॉन डीवी जिनको हम हिंदी में कह देते हैं, जॉन डुई। शिकागो में उन्होंने स्कूल्स खोले अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, प्रोग्रेसिव स्कूल्स या लैब स्कूल्स इनको कहा गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लेता है सीटेट में, लैब स्कूल्स कहा गया। अमेरिका के शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले 19th सेंचुरी। इज अ सिंपल प्रोसेस, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग एक सिंपल प्रोसेस है। लर्निंग को सिंपल प्रोसेस कोई नहीं कहता है ना, इवन सोशलाइजेशन भी एक सिंपल प्रोसेस हम नहीं मानते, वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो लर्निंग सिंपल नहीं है कि 2 एकम 2 2 3 4 बस हो गई लर्निंग, भाई कॉम्प्लेक्स है, चीजें जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है, हमें सरल बनानी है। इज अ सोशल प्रोसेस, यस, बच्चे ग्रुप में सीखें। ये जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ते हैं तब भी मैं आपको बताती हूँ कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, बच्चे समूह में सीखें, कोऑपरेट करें, बच्चे एक्टिव रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखें। प्रगतिशील शिक्षा ये कहती है कि बच्चे को सेंटर में रखो, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है और प्रेजेंट लाइफ के लिए लर्निंग होनी चाहिए, वर्तमान जीवन के लिए, ठीक है ना। सीखना किसके लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये मानती है प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, है ना, कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, बस रट्टे लगवा करके आप या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देकर नहीं, भाई आप स्कूल में भी सीख सकते हो, आप दुनिया जहान के किसी जगह पे सीख सकते हो, चलते फिरते सीख सकते हो किसी से, जरूरी थोड़ी सिर्फ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन यानी स्कूल में बुला करके ही होती है या कॉलेजेस में ही होती है लर्निंग। इस कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स, बिल्कुल भी नहीं, ये एग्जाम्स पे कंडीशन है नहीं, सोशल प्रोसेस है, बच्चे ग्रुप्स में या समाज में सीखेंगे। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बेसिकली बच्चा सोशल एक्टिविटी में ही खुश है या हम कहें कि वो वहां एक्टिवली सीखता है, ठीक है ना। सिर्फ आपके लाइव क्लास में ही मुझे दिक्कत होती है, बफरिंग होता है। मुझे भी लग रहा है अजीत ये पिछले सीटेट से ना कुछ तो दिक्कत है, वैसे तो ज्यादातर लोगों का जिनका इंटरनेट ठीक है उनको दिक्कत ये नहीं आनी चाहिए,
बट ये हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। नया स्टूडियो एक बन रहा है बेसिकली, तो अब या तो वहाँ पे जाके पता लगेगा कि ये सिर्फ इसी स्टूडियो में दिक्कत हुआ करती थी। मैंने सिस्टम भी चेंज करा लिया, 2 नए इंटरनेट लगवा लिए, सारे दुनिया जहान के सब कर लिया, लेकिन अगर अभी भी ये दिक्कत है तो फिर तो नया स्टूडियो बनेगा कुछ टाइम में, कुछ महीनों में, वहीं जाके पता लगेगा अब तो, है ना। देखिएगा, या फिर ऑफिस में जाकर के, हाँ देखिएगा बी ऑप्शन 90% लोग कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर याद है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी एक पुस्तक आई थी, उसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, फिर उसके बाद वो 8 हो गए। तो आज हम 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं जब हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर न्यू अपकमिंग स्टूडियो। बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, बताऊंगी मैं आपको धीरे धीरे, कभी दिखाऊंगी, अभी बहुत टाइम से। हाँ चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाया जाएगा, उसका टूर देंगे हम आपको कभी मौका लगेगा तो, हालांकि व्लॉग्स अभी हम बनाते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, बताइए। 2 नए स्टूडियो भी बन सकते हैं, प्लानिंग चल रही है, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा एक कथन जो है वो सही है गार्डनर के अनुसार, बताइएगा फटाफट से बताइए। अगले साल प्लान है, अगर मौका लगा, चीज़ें ठीक रही तो ऑफलाइन क्लासेस लूंगी कुछ, बहुत बोर हो गई हूँ अभी ऑनलाइन पढ़ा के। ऑफलाइन क्लासेस कुछ, मतलब कोई एक बैच ऑफलाइन रख सकती हूँ, मेरा पूरा प्लान है। देखिएगा एक बार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। लिमिटेड बैच रखेंगे, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं लगाएंगे, बहुत एक लिमिटेड बैच रखेंगे जिसमें मन लगा रहे, आप लोग आते जाते रहें। देखिएगा एक बार, बुद्धि को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, ये गार्डनर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि बुद्धि को नर्चर नहीं किया जा सकता। ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड या काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, या एक से ज्यादा प्रकार या कोई ना कोई बुद्धि होती है, बात तो सही है। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइप से, कोई बॉडीली का एस्थेटिक हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई किसी और चीज में अच्छा होगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें। हाँ दिल्ली में रखेंगे, बता देंगे अगले साल जब भी होगा ऑफलाइन क्लास, अभी प्रॉपर वो पूरा चीजें चल रही हैं, प्रोसेस है बैकग्राउंड में। छत्तीसगढ़ भी आएंगे भाई, चलिए आइए। अगर हम बात करें 89% लोग कह रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड और काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ये गार्डनर कहते हैं। 8 प्रकार की तो उन्होंने बुद्धि की बात भी की है। आईक्यू की, इंटेलिजेंस कोशेंट इज अ सक्सेसफुल प्रेडिक्टर, नहीं, ये आईक्यू के खिलाफ है, बुद्धि लब्धि के खिलाफ है। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास आर मोर इंटेलिजेंट, ये ऐसा नहीं कहते कि भाई आप अमेरिकन हैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। हम भी आएंगे पढ़ने, बहुत बढ़िया जी, सही है, उस टाइम पे बताएंगे कोई प्लान आपको। देखिएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 अभी नहीं हो रहा है, अभी कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में डैश का प्रस्ताव करती है, बताइएगा एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस भाषा में पढ़ाने की बात करेगी भाई, मदर टंग। पहले भी एनसीएफ भी यही कह रहा था, कोठारी आयोग भी यही कह रहा था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी यही कहता है, यानी मातृभाषा में पढ़ाइए आप बच्चे को, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, बहुभाषित भाषावाद, वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए और फिर मल्टीपल लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं। फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। बैठने की लचीली व्यवस्था, यानी आज बच्चा जो फर्स्ट सीट पे बैठा है कल रोटेट होके, रोटेशन वाला सिस्टम है, या फ्लेक्सिबल है, ऐसे सर्कल बना करके बैठ सकते हैं बच्चे, या रोटेशन चलता रहता है क्लासरूम में, ज्यादातर स्कूल्स में होता भी है। बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, यानी बच्चे एक्टिव हैं। ये कहाँ की दिक्कत है, बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम है नहीं, व्यवहारवाद में तो बच्चे कहाँ एक्टिव हैं, वो तो बेचारा पैसिव रेसिपिएंट है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है वाइगॉस्की वाली, क्योंकि बच्चे ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चे एक्टिव भी हैं और ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। टीचर सेंट्रिक नहीं है, चाइल्ड सेंट्रिक है। अगर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं लिखा होता, सामाजिक रचनावादी, तो यहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर्ड भी लिख सकते थे। बाल केंद्रित शिक्षा भी अगर ऑप्शन में होता टीचर सेंटर्ड की जगह तो भी सही था, और दोनों लिखे होते तो दोनों सही हो जाते, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी और चाइल्ड सेंटर्ड भी। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं है, ये बच्चा केंद्र में है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए।
चलिए बताइए, देखिए फटाफट से। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट जिनका डब्ल्यू बी टेट है। देखिए जवाब दीजिए फटाफट से। ए ऑप्शन कह रहे हैं 35% लोग। असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है भाई? चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। यानी सोशलाइजेशन, यहां तक की डेफिनेशन क्या बताती है कि सामाजिकरण की डेफिनेशन है सोशलाइजेशन की। चिल्ड्रन लर्न नॉलेज यानी बच्चे ज्ञान, कौशल, मूल्य, जो धारणाएं चल रही हैं समाज में, वो सब एक्वायर करते हैं किस प्रक्रिया के थ्रू? सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू। बट इन्होंने कहा बाय पेरेंट्स ओनली। क्यों भाई? पेरेंट्स से भी करेंगे, स्कूल से भी करेंगे, दोस्तों से भी करेंगे, रिश्तेदारों से भी करेंगे, मंदिर से भी करेंगे, चर्च से भी करेंगे, जहां भी वो जा रहे हैं सब जगह से सामाजिकरण हो रहा है, सिर्फ पेरेंट्स से थोड़ी। पेरेंट्स या फैमिली जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है, प्राइमरी एजेंट है, बाकी लोग सेकेंडरी हैं, स्कूल वगैरह। लेकिन ऐसा थोड़ी सिर्फ पेरेंट्स से ही समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखते हैं। हम मास मीडिया से, मूवीज से भी सीख रहे हैं चीजें, 70 जगह से सीख रहे हैं, दोस्तों से भी सीख रहे हैं, स्कूल से भी सीख रहे हैं। तो ये बात तो गलत हो गई, फॉल्स हो गई। इसका रीजन क्या दिया इन लोगों ने? रीजन दिया है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। देखिए सामाजिकरण लीनियर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसको लीनियर कह दें, स्ट्रेट लाइन कह दें, नहीं। स्ट्रेट लाइन ना लर्निंग है, ना डेवलपमेंट है, ना सोशलाइजेशन। कोई भी प्रोसेस एक सिंपल सीधी रेखा में नहीं हो सकती, आगे पीछे जाती है, जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन भी जन्म से मृत्यु तक, और आगे पीछे बहुत सारे नियम कायदे कानून, कॉम्प्लेक्स है जो सामाजिकरण है, तो सीधा नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू कहां से लग रहे हैं आप? तो दोनों ही फॉल्स है भाई, है दोनों ही फॉल्स हैं। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग जवाब दे रहे हैं डी ऑप्शन में? दिखाओ एक बार। 33% लोग सिर्फ। क्यों गलत जवाब दे रहे हो भाई इतने आसान सवाल में भी, है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? चिल्ड्रन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस but do not realize that actions can be reversed and their judgments are based on immediate appearance of things। ध्यान से पढ़िएगा। डैश अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझते हैं, यानी वस्तु स्थायित्व आ गया। वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाता है ना? लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि एक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है, यानी बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये वो रिवर्स नहीं कर पाते। 10 रुपए का नोट और 2 रुपए के 5 सिक्के बराबर ही हैं, ये वो रिवर्स नहीं कर पाते ब्रेन में, है ना? घर से मंदिर जाने का रास्ता, मंदिर से घर आने के रास्ते में कंफ्यूज हो जाएंगे, रिवर्स करने में दिक्कत होती है बच्चे को। बर्फ पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बना दी तो अब बर्फ से फिर से पानी बना सकते हैं, ये रिवर्स नहीं कर पाता बच्चा मेंटली एक्शंस को। कौन सी स्टेज है? या सिंबॉलिक भी होता है उसका जो थॉट है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, इरिवर्सिबल थिंकिंग है, सेंट्रेशन का गुण है जो भी हमने बात की थी, है ना? ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आ जाता है यहीं जन्म से 2 वर्ष में ही, ठीक है ना? सिंबॉलिक थॉट जो प्रतीकात्मक विचार है वो भी यहीं होगा। ठीक है अंकित चौहान, धन्यवाद। देखिएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, यहां पे तो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल तो और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाएगी, लॉजिक यहां आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? ये कहता है फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी वो बच्चे जो 2 से 7 वर्ष की आयु के हैं उनके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? बताइए एक बार, क्या दिक्कत आ रही है उपासना? फटाफट से जवाब दीजिए लाइक शेयर करते हुए। जो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7, प्याजे की सेकंड अवस्था है SPCF, पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल, ये सेकंड स्टेज। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, यानी ढेर सारी मूर्त सामग्री, जैसे टॉयज हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनको वो छू सके बच्चा, जिनके साथ वो खेल सके या कोई एक्टिविटी कर सके। बिल्कुल सही बात है। और क्या करे? ऑडियो विजुअल मटेरियल, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में है। बात तो सही है, फिर भी देख लेते हैं। डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम। अभी इतना लॉजिक नहीं आया उसमें कि आप हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लेक्स डायग्राम के थ्रू समझाएं। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम तो 11 साल के बाद देनी है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू, और ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स भी 11 साल के बाद, जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल में। गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी 11 साल के बाद आती है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मूर्त सामग्री और ढेर सारे दृश्य सामग्री के अवसर देना। छोटे बच्चों के लिए, 2 से 7 के बच्चों के लिए आपको पता भी है, उनको कविताओं के थ्रू, ऑडियो विजुअल सामग्री, कोई पिक्चर के थ्रू, चार्ट के थ्रू, है ना, हाव भाव के थ्रू, खिलौनों के थ्रू, इनके थ्रू सिखाया जाता है, क्योंकि उनकी एज उसी समय मतलब उस समय सिंबॉलिक थॉट के थ्रू ही सीखने की है, एक्टिवली वो सीख जाएंगे।
मूर्त सामग्री से, कॉन्क्रीट मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्टूडेंट्स फेलियर, उनको कहो एक पेन के बारे में सोचो, पेन दिखा दो, तो पेन दिखाना उनके लिए ज्यादा समझ आसानी रहेगी सीखने में। तो उनको चीजें दिखानी होती है, कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाना होता है। बॉटल के बारे में बात कर रहे हो तो बॉटल दिखा दो बच्चों के लिए, तो ये कॉन्क्रीट मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इंप्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज डैश, यानी डैश पाठ्यचर्या लागू करके छात्रों की असफलता को कम किया जा सकता है। यानी किस तरह का करिकुलम हम लागू करें जिससे बच्चों की गलतियां कम हो, फेलियर कम हो। कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई सामग्री, बिल्कुल सही बात है, जो जीवन से जुड़ा हुआ है वो बेस्ट है, सोशल लर्निंग बेस्ट है ना। बच्चा एक्टिव होगा क्योंकि जिस समाज से, जिस संस्कृति से, जिस जीवन से आ रहा है वो उसकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीजें क्लासरूम में भी पा रहा है या पढ़ रहा है या कनेक्ट कर पा रहा है। तो सामाजिक संदर्भ जिस उसकी रियल लाइफ से जोड़ दो। हाईली चैलेंजिंग या ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, सर के ऊपर से निकल जाएंगी चीजें, इररेलेवेंट होंगी, एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई ही नहीं है, तो जो मेरे जीवन से ही नहीं जुड़ा, जिसका मुझे पता ही नहीं है कुछ, उसको सीखने में दिक्कत होगी। एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल नहीं, सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी सरल से जटिल जाते हैं, जटिल से सरल नहीं जाते। और एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त हमेशा जटिल होता है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, कौन करता है इसकी बात? रचनावाद, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर। जीवन से जोड़ दो तो मीनिंगफुल हो जाएंगी चीजें, रियल लाइफ से जोड़ो, सोशल एक्टिविटी से जोड़ो। तो सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? डेवलप कॉम्पिटिटिव कल्चर, एक दूसरे का गला काट दो, आई मीन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तुम्हें शर्मा जी के बेटे से आगे निकलना है, वर्मा जी की बेटी से आगे निकलना है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर दो बच्चे का, नहीं, ये एकदम खराब तरीका सिखाने का है ना। सैडली हम ऐसी रियलिटी में रहते हैं दुनिया की जहां यही होता आया है, या यही हम देखते हैं, बस कॉम्पीट करते रहो एक दूसरे से, अपना जीवन कॉम्पिटिशन में निकाल दो बस। लेकिन सही तरीका क्या है? बच्चा खुद से, हर व्यक्ति में अपनी कुछ क्षमताएं हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं, वो खुद में कैसे बेहतर कर सकता है, इस बात पे फोकस करना चाहिए, है ना, वो सही तरीका है। तो कॉम्पिटिटिव कल्चर का इथॉस बनाना कि नहीं गला काट प्रतिस्पर्धा, वो एकदम खराब तरीका है, तो ये सही नहीं होगा। मीनिंगफुल लर्निंग एटलीस्ट इससे नहीं होगी, रट्टाफिकेशन होगी, मशीन बन जाएगा बच्चा, लेकिन रॉबोट बन सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम जब होगा जब उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके जीवन से जोड़ करके आप सिखाएंगे। गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, ये बात बिल्कुल सही है, जब आप बच्चे के अनुभवों को शामिल कर रहे हैं, उसके विचारों को शामिल कर रहे हैं, उसकी रुचियों को शामिल कर रहे हैं, तो वो जीवन से जोड़ करके सार्थक अधिगम कर पाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग जो उसके जीवन से जुड़ी हुई होगी, जिसका कोई मतलब होगा उसके लिए, जिसका कोई मीनिंग होगा। सिर्फ डिस्कनेक्टेड चंक्स में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कनेक्टेड चंक्स में देनी है, यानी जोड़ करके। डिस्कनेक्टेड होता है, बच्चा रहता है भारत के किसी गांव में, आप उसको न्यूयॉर्क की कहानियां बता रहे हैं, जिससे वो एग्जाम्पल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, उसने देखा ही नहीं कभी न्यूयॉर्क, उसे पता ही नहीं कुछ। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स विच आर नॉट रिलेटेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है, चलो ये तो फिर भी हो सकता है वो कहानी सुन के समझ आ जाए, बात चल रही है किसी और चीज की, आप कहीं से भी बीच में से शुरू कर दे रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आधी बात इसकी आधी इसकी, वो बोला जाता है ना, वो भानुमति वाला जो एग्जाम्पल है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, तो आपको कनेक्टेड फॉर्म में बताना है चीजों को, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करना है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे के सामाजिक संदर्भ से ही जुड़े नहीं है, ऐसे उदाहरण अगर आप देंगे तो उसके लिए किस काम के हैं वो, तो बच्चे के जीवन से जुड़े हुए उदाहरण दे रहे हैं, जो कि बी ऑप्शन में सही से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, यानी किस चीज को अवॉइड करें, किस चीज को ना करें, ना किया जाए बाय अ टीचर वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। जब एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में, जब आप कोई नई अवधारणा, नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चे को, तो क्या नहीं करना है, बताइएगा एक बार कि क्या नहीं करना है। धन्यवाद अमर सिंह, करवाएंगे भाई उसके भी कुछ सेशंस, मैथ्स पेडागोजी के भी, वसीम देखते हैं। अगर हम बात करें कि क्या अवॉइड करे एक टीचर नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय, तो पहला ऑप्शन है आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट्स अमॉन्ग गिवन एग्जांपल्स, उनको उन्हें दिए गए उदाहरणों में सामान्य गुण खोजने के लिए कहें कि जो एग्जांपल्स आपको दिए गए उनमें कॉमन चीजें क्या हैं। या फिर प्रेजेंट नॉन एग्जांपल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो एग्जांपल आप नॉन एग्जांपल भी दें एग्जांपल के साथ, इस पे भी आएंगे। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट, नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पहले सरल से जटिल की ओर जाते हैं, जटिल अवधारणा से, जटिल कॉन्सेप्ट से सरल की ओर नहीं जाया जाता। रिलेट द न्यू कंटेंट विद प्रीवियस नॉलेज, देखिए नॉन एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स भी फाइंड करने को कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या है यहाँ पे, सबसे बेहतर ये है, लेकिन हमसे सबसे बेहतर पूछा ही नहीं था, उन्होंने पूछा था क्या ना करें, तो एक ही ऑप्शन है कि प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट, पहले मुश्किल चीज लाओ और बाद में आसान, जबकि आसान से मुश्किल की तरफ, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर रह करके जाना है। तो सी ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था हमसे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या कहता है भाई 21,
After answering the questions based on recall of specific information, a student is reflecting on what cues helped her. By doing so, the student is developing dash. विशिष्ट जानकारी की याद के आधार पर, यानी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एक रिकॉल, मान लीजिए कोई फोन नंबर ही है ना, रिकॉल कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का एक स्टूडेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर, यानी कोई चीज याद करने में, समझने में आपको किस चीज ने मदद की थी, इस बात पे रिफ्लेक्ट करना क्या कहलाएगा? द स्टूडेंट इज डेवलपिंग। जब देखो ध्यान दो यहां पे ये रिकॉल पे ध्यान नहीं देना कि वो जब याद कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन कि अच्छा ऐसा हुआ था जब हिस्ट्री में तो ये हुआ था, अच्छा ये मुझे याद कैसे रहा, जब वो रिफ्लेक्ट करे अपने ही ज्ञान पे, ये वर्ड याद रख लो रिफ्लेक्ट, इसका मतलब रिफ्लेक्ट करना, रिव्यू करना, प्लान करना, मैनेज करना, ये कहां आता है? मेटाकॉग्निशन में। यानी बच्चा प्रकाश डाल रहा है अपने ही चिंतन पे, चिंतन कर रहा है। ही और शी इज अवेयर अबाउट हिज और हर ओन थिंकिंग। बच्चा अपने ही विचारों के प्रति, अपने ही चिंतन प्रक्रिया के प्रति अवेयर है, जागरूक है, अपने ही चिंतन पे प्रकाश डाल रहा है। यार मैं वहां गया तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए था, है ना, ये पेपर में मैं फेल हो गई, मैंने ऐसी क्या गलती की थी, तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसमें प्रॉपर, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। डिलेड इमिटेशन तो आपके प्याजे की स्टेज में आता है, जन्म से 2 वर्ष में, है ना, ये अपने आप में एक अलग कहानी है, वहां समझेंगे, ओवर जस्टिफिकेशन का कुछ बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड, यानी गोल को, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध जो चरण दो चरण जो प्लानिंग है उसको क्या कहेंगे? स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्रिप्शन, कि भाई अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहेंगे अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये क्या है? एक फॉर्मूला है, ये एक स्टेप बाय स्टेप चरण है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपको कंप्यूटर ओपन करना है अगर, तो क्या करेंगे? आपको पता है पहले इसे ऑन करना है, पासवर्ड डालना है, ये है, ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है ना। अगर आपको कैमरा ओपन करना है फोन का तो क्या करेंगे? आप जाएंगे, अनलॉक करेंगे, कैमरा में जाएंगे, वहां पे क्लिक करना है फोटो या वीडियो, तो उस पे जाएंगे, क्या है? एक एल्गोरिथम है, क्या है? एक एल्गोरिथम है। आपको अपना यूट्यूब पे अकाउंट बनाना है या आपको एक फेसबुक अकाउंट पे भी जाना है, तो क्या करेंगे? आप उसमें भी एक पासवर्ड डालेंगे, एक एल्गोरिथम है प्रॉपर जो आपसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को कहेगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप कोई भी एक सिस्टम होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। सिंपल सी बात है, गणित में भी यूज होता है और भी बहुत सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। ह्यूरिस्टिक होते हैं फंडे, फंडे बोले तो शॉर्टकट्स, कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है। अच्छा रिमोट वर्क नहीं कर रहा, एक काम करो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है कि ऐसे करने पे चल जाता है। कुछ और खराब हो गया, जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक्स फंडे होते हैं आपके, जो बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर आपके पास होते हैं, जरूरी नहीं है ये स्टेप बाय स्टेप हो। मीन्स एंड एनालिसिस होता है कि ये साधन है किसी काम को करने के, इस चीज को करने से यहां तक पहुंच जाएंगे, ये मीन्स एंड एनालिसिस है। जरूरी नहीं है इसमें भी अगेन स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रेस्क्राइब्ड हो। निमोनिक वही होता है जो मैंने आपको बताया, ये याद रखने की एक टेक्निक है, SPCF जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी निमोनिक्स हैं हमारे। निमोनिक्स का मतलब है ये टेक्निक है, शॉर्ट फॉर्म में एक आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई और उससे आप याद रख पा रहे हैं चीजों को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। मिसकॉन्सेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर डैश, यानी जो गलत अवधारणाएं हैं या जिनको आज हम मिसकॉन्सेप्शंस ना कह के क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या नाइव कॉन्सेप्शंस, ठीक है ना। यानी बच्चे के सहज अवधारणाएं कहते हैं हम इसको, या वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं, गलत नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे बनाई है। जरूरी नहीं है उसने अपने अनुभव के आधार पे पाया कि दूध जो है वो मदर डेयरी से आता है, उसने नहीं देखा था, उसके अनुभव में हो सकता है ना हो गाय भैंस, या फिर उसने हरे रंग का पानी भी देखा है तो उसको लगता है कि पानी का रंग हरा होता है, जबकि टीचर पढ़ा रही है कि वाटर इज कलरलेस। तो अपने अनुभव के आधार पे उसने दिमाग में बना लिया कि यार जब मैं चलता हूं तो ये ट्रेन के साथ पेड़ भी मेरे साथ चलते हैं, जबकि साइंटिफिकली ये गलत है। पेड़ थोड़ी साथ में चल रहे होते हैं ट्रेन के साथ साथ, या जब आप चल रहे हैं तो सूर्य भी आपके साथ चल रहा है, जहां आप जा रहे हैं चंद्रमा भी आपके साथ है। तो वो उसके अनुभव के आधार पर वो ऐसा सोचता है। इसी को अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन कह लेते हैं। रॉन्ग नहीं कहते क्योंकि ये बच्चे के अनुभव से आया है, इसको आपको ठीक कराना होता है डिस्कशन करके, ठीक है ना। ये साइंटिफिकली ठीक नहीं होगा, बट उसका अनुभव है वो, उसको आपको डांट नहीं लगानी। एक्सट्रीमली फ्लॉड एंड इरेशनल थिंकिंग नहीं,
ये बहुत फ्लॉड है, त्रुटिपूर्ण है, अतार्किक है, नहीं, उसने अपने अनुभव के आधार पे बनाया है इस चीज को। 2 से 7 वर्ष में स्पेशली होगा ये। या बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन ऐसे होते हैं जो आगे की क्लास तक चले जाते हैं यदि सही ना हो तो। हायर ऑर्डर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, नहीं ऐसा नहीं है। हायर ऑर्डर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आते आते फिर ये वाला मिसकॉन्सेप्शन नहीं आएगा। नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ये बात एकदम सही है कि अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, यानी सहजता से उसने अपने अनुभव के बेसिस पे जो उसको मिला या आसपास जो देखा नेटिवली, उसने वो अवधारणा बना ली। सीवियर कॉग्निटिव डेफिशिएंसी, इसका मतलब ये नहीं बच्चे के दिमाग में कमी है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 24, समझते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे छात्रों में गर्व होने की संभावना है, या गर्व की भावना किस एक ऑप्शन से आएगी बच्चों में? प्राइड, एक होता है शेम, शर्म की भावना, दूसरा है गर्व की भावना। शर्म की भावना कहां से आ सकती है? फेल हो गया मैं, है ना, या कुछ और टीचर ने डांट दिया गलती करने पे, तो वहां शर्म की भावना आ सकती है। लेकिन प्राइड, गर्व की भावना, कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, इसको हम बड़ा खराब मानते हैं अपने समाज में कि प्राइड मतलब, प्राइड ये वो वाला प्राइड नहीं है घमंड कि भाई मेरे सामने और कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक प्राइड ये होता है कि हाँ यार मैं अच्छा हूं किसी चीज में, या फिर आई कैन डू दिस। तो व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, यदि आप ये देखेंगे कि सफलता आपके खुद के कारण आई है, तो इससे प्राइड महसूस हुआ है किसी को आज तक कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं कि मैंने एग्जाम में फेल कर दिया, मैंने एग्जाम फेल हो गया मेरा, या मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी अपने कारण मैं फेल हो गई, इस बात पे गर्व होता है कभी? इस बात पे शेम हो सकती है, इस बात पे रिग्रेट हो सकता है, इस बात पे सोचेंगे चलो आगे देखेंगे क्या करना है, लेकिन इस पे प्राइड कौन करता है? कोई खतरनाक व्यक्ति ही होगा, तो इस पे प्राइड लेने की तो बात ही नहीं है। व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, कि अगर हम विफलता जो है दूसरों के कारण हो रही है, इस पे भी गुस्सा ही आएगा, फ्रस्ट्रेशन ही होगी, एंगर ही होगा। ऐसा थोड़ी आप दूसरे की वजह से फेल हो गए तो आप बड़ा गर्व महसूस करेंगे, अरे वाह भाई तुमने तो मुझे फेल करा दिया, है ना, ये तो नहीं होता। सी ऑप्शन है व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, जब सफलता को स्वयं के कारण होने वाली सफलता के रूप में देखा जाता है, यार मैं सफल हुआ हूं जीवन में, मैंने मेहनत की है, उसका रिजल्ट है ये प्राइड है, ये गर्व है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये सोचे नहीं सिर्फ एक मेरी मेहनत ही थी, बाकी तो दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना। ऑफ कोर्स मेहनत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप कह रहे हैं कि सक्सेस आपके मेहनत से आई है, तो वो प्राइड वाली एक बात है। लेकिन सिर्फ आप ही हैं दुनिया में जो मेहनत कर रहे हैं, ये भी कहना गलत होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा कॉज हुई है, तो प्राइड क्यों लोगे? प्राइड तो गर्व तो तब महसूस होता है ना जब आपको लगता है आपने मेहनत की, है ना, आपकी क्षमताओं की वजह से कुछ हुआ है। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा। Which of the following statement is an example of intrinsic motivation? आंतरिक अभिप्रेरणा, एक है बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरी है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, जिसका रीजन अंदर है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? जिसका रीजन बाहर है, पैसा, तारीफ, रिवॉर्ड, कुछ भी। हाँ, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, ये सब क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन के साधन है ना, गाना है ना कोई। हाँ, तो ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन के साधन है। सौजन्य से निशा कह रही हैं कि पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, ये सब क्या है? फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहर है इसके रीजन, कि आप बंगले के लिए काम कर रहे हैं, आप गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप नाम के लिए काम कर रहे हैं, ये सब रीजंस बाहर है। आपको मजा आता है, आप इसलिए काम कर रहे हैं, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती आई है आज तक। देखिएगा, तो आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको इसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा, बच्चे में खुद में ही मिलेगा। मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है, यानी आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। इससे बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट। देखिए, बाहरी कारक से बचने के लिए या पाने के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है। आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन दी कॉम्पिटिशन। अगेन ये तो टोटली एक्सटर्नल है, क्योंकि आप किसी चीज को पाने के लिए, फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं। आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पीयर्स, यानी मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है, दूसरों से बेहतर, उनके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी साबित करनी है। ये भी इसका रीजन बाहर है। लेकिन ए ऑप्शन में हम रीजन बाहर नहीं ढूंढ पाए पूरी तरह से कि मेरे को पढ़ना चाहिए क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट को समझना महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट को समझना महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट को समझना महत्वपूर्ण है, उससे कुछ मिल रहा है ये नहीं कहा, है ना, तो रीजन बाहर नहीं है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ पेडागॉजी वुड एनेबल आवर टीचर टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स इन हर क्लास, यानी किस प्रकार की पेडागॉजी एनेबल करेगी एक टीचर को
कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखे अपने लर्नर्स में। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई भी दो लोग दुनिया में पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते। जैसे कहा जाता है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह से सारे इंडिविजुअल्स भी, चाहे डिस्पाइट जेंडर, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ना सारी महिलाएं एक जैसी होंगी, ना सारे पुरुष एक जैसे होंगे, ना सारे बच्चे एक जैसे होंगे। क्लासरूम में क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, कोई किसी चीज में अच्छा होगा, दूसरा किसी चीज में वीक होगा। यानी हम सभी में भिन्नता है, अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड, अपने पहनावे से लेके, बोलने से लेके, कल्चर से लेकर के, और हमारी सोच से लेकर के, हमारी रुचि से लेकर के, सभी चीजों में अंतर पाया जाता है। यानी किसी में कॉमनैलिटी भी होगी, लेकिन अंतर कहीं ना कहीं होता है दो इंडिविजुअल्स में। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, दुनिया में किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, उसी तरह से दो इंडिविजुअल्स पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते। इसलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को इंक्लूड करना है क्लास में। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म तरीका, जब लोग सेम नहीं है तो यूनिफॉर्म तरीके से क्या होगा, है ना? मानक, और इसको वर्दी नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्मिटी का मतलब होगा यहाँ मानकीकरण। और क्या आपका यूनिफॉर्मिटी को कहते हैं हम एक वर्ती, या मतलब बिल्कुल सेम तरीका सबके लिए नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए हमको। टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, तो जब इंडिविजुअल्स अलग हैं तो सिर्फ एग्जाम पे आप बच्चा एक्टिव ही नहीं है। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, ये भी गलत तरीका है। बच्चे को एक्टिव रखना है आपको, एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, यानी संदर्भ में सिखाइए और एंगेजिंग रखिए चीजों को। एंगेजिंग का मतलब यहाँ पे बच्चे के एक्टिव होने से है, सक्रिय होने से, कि बच्चा इन्वॉल्व हो, एक्टिवली सीखे। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर, इसलिए यही बन जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई ये? द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आकलन का, या मूल्यांकन नहीं कहेंगे, मूल्यांकन का ही पार्ट होता है आकलन। असेसमेंट लिखा हुआ है तो आकलन, अगर इवेल्युएशन लिखा होता तो हम कहते हैं मूल्यांकन। तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है? हम अभी आप पोल में जवाब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है? रोट मेमोराइजेशन, कितने रट्टे लगाए हैं ये जानना, तो रटंत विद्या चलंत नहीं, रट्टे के साथ हम नहीं जाएंगे। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, कितने रट्टे लगाए, अगेन रिकॉल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या कौन सा कॉन्सेप्ट कितना याद है आपको ये जानना नहीं। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यस, बच्चे को एक्टिव रखना है, जो बच्चे के भले की तरफ लेके जाए वो ऑप्शन बेस्ट है पेडागोजी में। टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, बच्चों को बच्चों से कंपेयर नहीं करना, बच्चे की खुद की परफॉर्मेंस से आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये सी ऑप्शन यहां पे सही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि असेस करना इसलिए जरूरी है कि हम ये जान पाए कि बच्चे को मदद की, सपोर्ट की जरूरत कहां है। या पोल में जब जवाब देते हैं तो मुझे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आप दिक्कत ले रहे हैं। इंक्लूजन मीन्स, समावेशन का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है। एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, इस बात पे बिना ध्यान दिए कि किस सामाजिक पहचान से, किस परिवार से बच्चा आ रहा है, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ही ये क्लास लगाकर इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। बहुत बढ़िया दीक्षा। तो सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान की परवाह किए बिना गले लगाना। देखिए यहाँ पे एम्ब्रेस करने का मतलब, ये थोड़ा ट्रांसलेशन की गड़बड़ है बट आप समझ जाइएगा, गले लगाना एग्जैक्टली नहीं है, बट ये है कि सभी बच्चों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं उनके अंदर जो क्षमता है, बजाय कि वो कहां से आ रहे हैं, किस समाज से आ रहे हैं, किस जाति से आ रहे हैं, किस समूह से आ रहे हैं। हाँ, एजुकेशन फॉर ऑल ये फंडा है, ये टैगलाइन है इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये इक्विटी आधारित है, समता आधारित है, ठीक है ना। अभी भी फीवर जैसा महसूस हो रहा है बट हम डिस्कस किए जा रहे हैं, मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इग्नोरिंग द बैरियर्स दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट एंड सेपरेशन, यानी आप बैरियर्स को इग्नोर कर दें, उन बाधाओं की अनदेखी करना जो अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करते हैं। इग्नोरिंग द बैरियर्स दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट एंड सेपरेशन, हाँ ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेशन को आप, भेदभाव को आप प्रमोट नहीं कर सकते। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन, नहीं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने की। इग्नोरिंग द बैरियर्स दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट एंड सेपरेशन, उन बैरियर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, इनको इग्नोर करना गलत होगा, बाधाओं को इग्नोर नहीं करना, उनको हटाना है, रिमूव करना है। रिमूविंग द बैरियर्स आता तो सही था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आपको एम्ब्रेस करना है, हर एक बच्चे को इंक्लूडेड फील कराना है ना। सेपरेशन, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, इंक्लूजन बेटर है, सेग्रीगेट नहीं करना, सेपरेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना बच्चे को। एक और क्वेश्चन आपका इंक्लूजन से ही, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर, यानी बच्चों को, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को सफल रूप से समावेशित करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए क्लासरूम में किस बात से बचना है। पहला ऑप्शन है एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट,
तो ये तो करना है, इससे बचना क्यों है कि हर बच्चों को आप रिस्पेक्ट करें, इंक्लूडेड महसूस कराएं। गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, यही इसी से बचना है कि वो ग्रुप, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जाति समूह उस क्षेत्र में ज्यादा है, उन बच्चों को ही आप महत्व दे रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में वो या तो बच्चे अमीर हैं या उनकी जाति वहां पे ज्यादा लोग वही हैं। तो डोमिनेंट ग्रुप को आपको महत्व देना नहीं है, आपको डेप्राइव्ड ग्रुप्स को भी शामिल करना है, वंचित समूहों को भी शामिल करना है, हर बच्चे को शामिल करना है। तो इसी चीज को अवॉइड करना है कि आप किसी एक पे ही ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करना, प्रैक्टिस करना कल्चरल सेंसिटिविटी की, कि आप हर एक संस्कृति के साथ क्या है, संवेदनशील है। जैसे मैं शुरू में आकर के हमारा डिस्कशन होता है कि गुड इवनिंग एवरीवन, या हम फिर उसके बाद जो भी हमारी पूरी एक लाइन रहती है कि सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम नाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद, ये क्या है, ये कल्चरल सेंसिटिविटी दिखाती है ना। देखिएगा तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नहीं है यहाँ पे, हाँ बी ही राइट है क्योंकि ये ही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, क्योंकि अवॉइडेड लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30th देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। डिसलेक्सिया इज प्रीमैरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। देखिए मुख्य रूप लिखा हुआ है, ये इसलिए शामिल किया गया क्वेश्चन कि आप ये समझ पाए कि मेनली रिलेटेड टू, इसका मतलब डिसलेक्सिया से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं या हो सकती हैं। तो डिसलेक्सिया इज मेनली रिलेटेड टू, 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसमें भी 8% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? ये तो नींद में भी कोई पूछे डिसलेक्सिया क्या होता है, आप कह देंगे ईशान अवस्थी याद कर लेंगे, तारे जमीन पर वाला जो बच्चा था, कि भाई डिसलेक्सिया तो पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। तो इट इज मेनली रिलेटेड टू रीडिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर रीडिंग ऑप्शन में ना हो, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों हो ऑप्शन में, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं क्योंकि डिसलेक्सिया इज प्रीमैरली, मुख्य रूप से रीडिंग से संबंधित है। लेकिन जो बच्चा पढ़ता गलत है, क्या वो सही लिखेगा? नहीं। तो अगर डिसलेक्सिया रहा तो लिखने और पढ़ने में दोनों में दिक्कत आ जाएगी बच्चे को। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 100 को वॉज पढ़ा है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे के साथ होता है ना, वो बी को डी पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है ना, डॉग को गॉड, गॉड को डॉग पढ़ सकता है। तो जब वो 100 को वॉज पढ़ रहा है तो वो वॉज ही तो लिखेगा जब आप 100 बोलेंगे तो लिखने और पढ़ने दोनों में दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्राइमरीली मुख्य रूप से रीडिंग की डिसेबिलिटी है, ठीक है ना। सिंगिंग, थिंकिंग, वॉकिंग ये सब तो है ही नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और हैं, वैसे तो 30 का ही सेट रहता है बट 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन एंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनको कोई भी अधिगम अक्षमता है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो, कोई और समस्या हो, है ना, इनमें से कुछ भी अगर लर्निंग डिसेबिलिटी, उनको कैसे समावेशित महसूस कराएंगे आप। अलाउ ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति के केवल निश्चित तरीके, यानी यही 2 तरीके हैं, सबको लिख के ही बताना है अपनी बात को। तो जिसको लिखने में दिक्कत है, जिसको डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, तो वो तो गया काम से। तो आपको मल्टीपल वेज या फ्लेक्सिबल वेज, फिक्स्ड मोड नहीं फ्लेक्सिबल मोड, लचीले तरीके। एट्रीब्यूट फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी, आप ये कहेंगे यदि कोई फेल हो रहा है तो उसमें क्षमता ही नहीं है, जबकि हमें उसको ठीक करने पे सब में क्षमता है, बस सीखने की जरूरत है। तो ये तो गलत है, या कोई और क्षमता उसमें अच्छी होगी। गिव वेरी लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स, उसको बोर कर दो, इतने लंबे असाइनमेंट दे दो, नहीं, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव नहीं है वो हमारे काम का है ही नहीं। प्रोवाइड सेवरल ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, भाई आप जो इंफॉर्मेशन या जानकारी जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के 70 तरीके होंगे, तो एक नहीं तो दूसरे तरीके से समझाइए। भाई लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, उसको लिखने में दिक्कत है, तो उसको प्रिंटेड शीट दे दीजिए, उससे समझ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव वेज, ये क्या है, हमें बच्चे को एक्टिव रखना है किसी भी हालत में, वही ऑप्शन बेस्ट है जो बच्चे को एक्टिव रखे, जो कि डी ऑप्शन ने रखा हुआ था। आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये कहता है मैनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन एज देयर चिल्ड्रन वर इमिटेटिंग द सेंट्रल कैरेक्टर्स अनरूली बिहेवियर। दिस इलस्ट्रेट्स डैश इज और आर एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कई अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शिनचैन, आता था ना, मैं भी छोटी थी 7th-8th में, हमारी बस में, स्कूल बस में बात करते थे बुलंदशहर जब हम जाते थे बच्चे, है ना। शिनचैन की अगर हम बात करें तो शिनचैन को बैन करने की दुनिया भर में बहुत सारे पेरेंट्स ने डिमांड की कि इस कार्टून को बैन करो। क्यों? क्योंकि वो अनरूली बिहेवियर था उस कैरेक्टर का, मतलब वो जो शिनचैन था अपनी मम्मी से कुछ भी बोल देता था, है ना। और क्या, योकी हामा, क्या नाम था उसकी बहन का, पता नहीं, शौर्य भी देखता था, है ना, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने बहुत बड़े होकर देखा है। और हम जिस जमाने में बड़े हुए थे उस समय पे इतना उल्टा बोलना माँ बाप से ज्यादा अच्छी बात नहीं कही जाती थी, देखिएगा एक बार। तो खैर अगर हम बात करें तो शिनचैन को बैन करने की बात की गई, क्यों? क्योंकि अनरूली बिहेवियर था, उस अनियंत्रित व्यवहार था, वो कुछ भी करता था, वो बच्चा कुछ भी करता था, कुछ भी बोलता था। अब इस चीज का असर, ये ऐसा क्यों कहा, दिस इलस्ट्रेट्स डैश इज और आर एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी मास मीडिया जो है, जो मीडिया है वो एक महत्वपूर्ण
एजेंसी है, यानी एक महत्वपूर्ण वाहक है सामाजिकरण का। यानी सामाजिकरण क्या है? सोशलाइजेशन, कि हम समाज में रहते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, किसके साथ कैसे पेश आना है, ये सब सीखने का बहुत बड़ा साधन है मीडिया। कि आप कौन से सीरियल्स देख रहे हैं, आप कौन से कार्टून देख रहे हैं, आप क्या न्यूज देख रहे हैं, आप कौन सी मूवीज देख रहे हैं, ये सब से बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के बोलने पे, सोचने पे, रहने पे, समाज में क्या एक्सेप्टेबल और क्या नहीं, इस चीज को सीखने पे। तो मास मीडिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए गलत चीज को बैन करना या उस पर एज रेटिंग लगाना जरूरी है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये था। पीयर्स, नेबरहुड, रिलीजन, ये बात नहीं चल रही यहाँ पे। ये शिनचैन किसका उदाहरण है? मास मीडिया का उदाहरण है। जो भी हम टीवी में देख रहे हैं, चाहे वो प्रिंटेड मीडिया हो तो न्यूज़पेपर हो या कुछ, क्या बैनर्स, ये सब मीडिया का उदाहरण है, जो भी हम मीडिया से सीख रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब कृपया करके बताइए हमको। अच्छा, और भी क्वेश्चन हैं भाई साहब, 35 क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, नहीं 34। एक काम करो यार, एक और 2 क्वेश्चन और हैं, इनका भी जवाब दे ही तो लगे हाथ, है ना। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज करेक्ट? यानी प्रगतिशील शिक्षा, लैब स्कूल्स, जॉन डुई, इसके बारे में कौन सी बात सही है? जहां बच्चा एक्टिव हो। लेक्चर मेथड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ये लोग। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे ये लोग। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान देती है, एग्जाम्स पे नहीं। इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम है, ये ऑप्शन सही है। प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड, नहीं रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे, सोशल एक्टिविटी मानते हैं लर्निंग को। तो सी ऑप्शन, विभिन्न तरीकों से सीखना। आज के लिए आखिरी सवाल और बहुत ही आसान सवाल है ना, पियागेट नहीं है, ये कई बार आपके ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, पेपर में भी इवन पियाजे है। जीन पियाजे प्रपोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, 1 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है पियाजे की सिंपल सीक्वेंस, और इसमें हम गड़बड़ कर जाएंगे अगर हमने कंफ्यूजन थोड़ी भी छोड़ी होगी तो। प्री ऑपरेशनल पहले कैसे आ जाएगा? जब एसपीसीएफ, सम पीपल कांट फोकस, या इसके बहुत सारे हो सकते हैं उदाहरण। तो एसपीसीएफ यानी पहले सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये है सीक्वेंस स्टेजेस का, ठीक है ना। तो ये प्री ऑपरेशनल तो पहले आ ही नहीं सकता। हाँ, सेंसरी मोटर आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल आ जाएगा, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एसपीसीएफ, ठीक है। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल ठीक था, फॉर्मल बाद में आएगा, पहले दे दिया इन्होंने, कॉन्क्रीट पहले दे दिया, नहीं, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव।